आज मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगी, जिसको हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। माय नेम इज सुमेधा सिंह। आई एम एन इंजीनियर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन 2008 with electronics and communication department, and now I have 11 years of experience in teaching field. तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन बेसिकली हमने बहुत सुना है, ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इस वीडियो में हम जो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 3 equations of motion in gravitational acceleration, mass and weight, और इसके बाद में weightlessness। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशन जो है वो एक फोर्स है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है। जैसे अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि अर्थ जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सब पे भी लगाता है, और जो हम लोग हैं या हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हर एक प्लैनेट है, सन है, कोई भी हेवनली बॉडी है, या हम खुद हैं, तो हम भी क्या करते हैं, जो अर्थ है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और अर्थ का जो रेडियस है वो भी बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में हम क्या हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई होता है वो इतना ज्यादा होता है कि हम अर्थ के ऊपर स्टिक रहते हैं, अर्थ से कहीं जाते नहीं है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशन है उसका जो डिस्कवरी है वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सभी को पता है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जब सर आइजैक न्यूटन जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो सडनली क्या हुआ, एक एप्पल जो था वो उसके ऊपर आके गिरा। जैसे ही वो गिरा तो उनको ये लगा कि ये एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इससे इंस्पायर होके उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। मेरे हिसाब से हम सब जानते हैं कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है। डिस्कवरी जो होती है वो एक खोज होती है। डिस्कवरी मतलब वो होता है जिसमें हम अर्थ, हमारे नेचर में वो चीज अवेलेबल होती है लेकिन हमें नहीं पता होता, तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, सो कॉन्टिनेंट्स बनाए नहीं गए हैं, इन्वेंट नहीं हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है नेचर में। जबकि इन्वेंशन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी, नेचर में कहीं पे भी नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे लगाती हैं, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट बनता है। वो कांस्टेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ओवरऑल यूनिवर्स जो होगा उसके अंदर उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। आइए उसका डेरिवेशन देखते हैं। हमने 2 बॉडीज ली है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, r है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब मैंने आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड M। तो यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो बेसिकली जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज with a mass m1 and m2, force of attraction between mass of the 2 bodies m1 and m2. So F is directly proportional to m1 product of the masses, and जो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का होता है। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज having mass m1 and m2
the product of these two bodies is directly proportional to the force of attraction and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी जो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, वो ये बोलता है कि m1 और m2 दो मास की बॉडीज है, इन दोनों का प्रोडक्ट और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। तो वही चीज हमने लिखी है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्लब कर देंगे। क्लब मतलब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो होता है हमारा कैपिटल G, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G m1 m2/r², ठीक है। अगर हमें G की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, F ये इधर आएगा r² m1 m2, ठीक है। तो G की जो ओवरऑल वैल्यू जो होती है, जो सारी कैलकुलेशंस के बाद में निकाली गई है, वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया, फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर जो कि हमारा डिस्टेंस है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हुआ, मीटर का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे दोनों मासेस हैं, मासेस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी, और यहाँ पे दो है तो केजी इंटू केजी दैट इज केजी स्क्वायर। तो ये जो जी है ये वैल्यू आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है, कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू क्यों याद करनी है, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सब में ये वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। हम सबको पता है स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं हम इसको, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसमें हम इसके डेरिवेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज F इज इक्वल्स टू ma। ma मीन्स m इज द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यहाँ पे हम m जो है वो एक मास ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। कैपिटल M जो है वो यहाँ हम लेंगे मास ऑफ अर्थ। हमने अभी जस्ट इसको इससे पहले जो हमने इसको डिराइव किया है कि F इज इक्वल्स टू G m1 m2/r² होता है इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इस F की जगह पे, इस वाले F की जगह हम ma लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ma इज इक्वल्स टू G एज इट इज। हमने दो लिए हैं मास, एक कैपिटल M लिया है और एक स्मॉल m लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², ठीक है। ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगा, G कैपिटल M अपॉन r²। अब ये एक्सेलरेशन जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए, अलग से डिनोट करने के लिए हम इसको किस से डिनोट करेंगे, G से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा G इज इक्वल्स टू GM अपॉन r²। स्मॉल g जो है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी भी सर्टेन वैल्यू है, पर इसकी वैल्यू जो है वो प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ के लिए जो स्मॉल g है उसकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जो है अर्थ के लिए g की जो वैल्यू होगी वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूमेरिकल्स में कभी कभी 10 भी लेते हैं। अगर आपको गिवन होगा तो ही आप न्यूमेरिकल्स में इसमें 10 वैल्यू लेंगे, अदरवाइज आप इसको क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। सो द g इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, जिसको कि अगर हमें कभी भी आपको डिराइव करने के लिए बोलेंगे तो ये उसका डेरिवेशन है। शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन, बहुत टाइम भी नहीं लगता और इजीली एक्सप्लेनेबल भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी की टर्म्स में हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 3 केसेस होंगे। सबसे पहला जो है वो ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स, यानी अर्थ की तरफ आ रहा है। दूसरा जो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, यानी अर्थ से हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका है। और ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली गिर रहा है। ठीक है, तो जब हमने अर्थ से टुवर्ड्स या अपवर्ड्स क्यों लिया है, हमने अर्थ से टुवर्ड्स या अपवर्ड्स इसीलिए लिया है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जब भी हम अर्थ की तरफ आते हैं उसकी वैल्यू होती है प्लस में, प्लस जी, और जब भी हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो हम उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो उसका माइनस जी। ठीक है, और फ्री फॉल के अंदर क्या होता है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स, यानी अर्थ की तरफ आ रहा है तो जी प्लस होगा। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो होगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो होगी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as की जगह gs, यानी जहां पे भी एक्सेलरेशन है a, वहां पे सब जगह क्या हो जाएगा, g लग जाएगा। ठीक है, ये तो हुई जब अर्थ की तरफ आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब हमने अर्थ से ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी बॉल है, आपने बॉल जो है उसको उछाला, तो जब आप बॉल को उछालोगे तो उस टाइम पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन उस पर्टिकुलर बॉल के लिए क्या होंगी वो देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू यू, अब यहाँ पे प्लस जी था इसीलिए प्लस आया, अब यहाँ पे क्या है माइनस जी, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस जी टी। नेक्स्ट जो है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट जो है वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs था तो यहाँ पे माइनस 2gs हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है हमारी इक्वेशन आती है ये वाली, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, नेक्स्ट वाला आएगा ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉलिंग की कंडीशन में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो उस कंडीशन में जितनी भी u वाली टर्म्स है ना वो टर्म्स आएंगी, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, v इज इक्वल्स टू जी टी होगा, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और v स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 2gs के बराबर होगा। तो ये तीनों केसेस के अंदर जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। आपको जब चाहे जब इस वीडियो को सर्च करके और इसमें से ये तीनों केसेस में कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो लगेंगी ये आप देख सकते हैं। ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम में आने वाली है। आइए अब सेकेंड लास्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मास एंड वेट का। डिफरेंस जो होता है मास और वेट में वो क्या होता है, मास बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें केजीज में कितना अमाउंट जो है वो उसका होगा वो उसको हम बोलते हैं मास। ठीक है, मास जो है वो आपके ओवरऑल यूनिवर्स जो है उसमें सेम रहता है, जबकि वेट जो होता है वो वेट आपके मास में जब आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका वेट बन जाता है। ठीक है, तो वेट जो है वो किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लैनेट टू प्लैनेट या जगह के हिसाब से चेंज होता है, जबकि मास जो है वो ओवरऑल यूनिवर्स में आपका सेम रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको, हम सपोजिंगली आपका जो मास है वो क्या है 6 kgs है, और जब आप अर्थ पे आएंगे तो अर्थ पे जो आपका वेट होगा, वेट क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से जब अप्लाई हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब आपके मास से कंबाइन होता है तो वो आपका वेट बन जाता है। जैसे आपने अगर वेट हम अज्यूम करते हैं तो वेट जो है वो क्या होगा 6 इंटू, मैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड ले रही हूँ, 10 लिया तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो वेट है वो कितना हो गया 60 kgs के आसपास हो जाएगा। ठीक है, हम 9.8 लेंगे तो 59 पॉइंट समथिंग होगा।
ठीक है, तो वो 60 केजीज के आसपास होगा। अब यही चीज अगर आप मून पे जाते हैं तो मून पे क्या होता है, अर्थ का 1/6 होता है, ठीक है। तो यानी अर्थ पे अगर आपका वेट 60 केजी है तो अगर आप मून पे जाएंगे तो मून पे जो है वो आपका वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ इज सपोजिटली 60 केजी, सो वेट ऑन मून इज 60 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हुआ 10 केजीज। 10 केजीज क्यों हुआ, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के 6 टाइम्स है, इसीलिए अर्थ ज्यादा तेजी से किसी भी चीज को खींचती है। अब इससे हमें एक चीज पता चलती है कि मून जो है वो क्यों नहीं खींचता है। मून इसीलिए नहीं खींचता क्योंकि मून भी एक हेवनली बॉडी है, उसका भी अपना एक अच्छा खासा मास है, जिसकी वजह से क्या होता है, आधे से ज्यादा फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाता है। अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी उतना अब मून अपने अकॉर्डिंग उसमें से लगाएगा, ठीक है ना। तो जो नेट फोर्स बचता है वो नेट फोर्स उतना नहीं होता कि जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो, इसीलिए वो अपने ऑर्बिट पे क्या होता है, रोटेट रिवॉल्व होता रहता है। वेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं mg से, यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है इसका, वो आता है वेटलेसनेस का। वेटलेसनेस क्या होता है, वेटलेसनेस जो है वो बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें आपका जो वेट है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो कैसे, आप फ्लाई करने लग जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना जीरो ग्रेविटी के अंदर आपकी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो जब सैटेलाइट में बैठ के जाते हैं और जैसे ही वो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसको क्रॉस करते हैं, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको क्रॉस करते हैं, वो वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो बेसिकली वो कंडीशन कैसे जनरेट होती है, वो कंडीशन ऐसे जनरेट होती है कि जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है उनमें वेट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करेंगे उसके बाद में क्या होगा, वहां पे स्पेस के अंदर सारी चीजें जो है वो क्या है, निल है। स्पेस के अंदर कोई भी जो प्लैनेट कोई भी चीज जो है उसका जो फोर्स है वो उतना अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे। जब अर्थ में, जब स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उस कंडीशन में जो सैटेलाइट होती है उसकी खुद की कंडीशन ऐसी होती है कि वो किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। तो जब वो फोर्स अप्लाई नहीं करती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, जो उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे यूज टू फ्लाई। या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर वेटलेसनेस की कंडीशन होगी तो जो एस्ट्रोनॉट है वो पानी भी नहीं पी पाएंगे। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो क्या होगा, वो भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। खाना नहीं खा सकते वो वेटलेसनेस की कंडीशन में, क्यों, क्योंकि खाना भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सो विदाउट पाइप वो पानी नहीं पी सकते, विदाउट पाइप वो फूड भी नहीं ले सकते। इसलिए जनरली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, लिक्विड फूड जो है उसको इनटेक करते हैं ताकि इजीली वो वेटलेसनेस की कंडीशन में कर सकें। तो वेटलेसनेस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। वेटलेसनेस वो कंडीशन होती है जहां पे बॉडी जो है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता। इट मीन्स द कंडीशन वेयर जीरो ग्रेविटी अप्लाइज, दैट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये कंडीशन हमारे अर्थ पे भी होती है। जब हम जायंट व्हील पे जाते हैं, ठीक है, तो जायंट व्हील पे जाने के टाइम पे जब हम ऊपर जाते हैं तब तो हमें बहुत हेवी फील होता है, लेकिन जब हम वापस नीचे आते हैं प्रेशर से तो क्या होगा, हमारी जो कंडीशन है वो वेटलेसनेस की होती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हम तेजी से क्या होता है, जो फोर्स होता है अर्थ का वो तेजी से हमें पुल करता है और हमारा जो फोर्स है वो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से जो कंडीशन बनती है वो बनती है वेटलेसनेस की। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर इस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।